Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5, democratic resurgence. तो ये इस चैप्टर में हम क्या है इमरजेंसी के कॉजेज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जुडिशरी के साथ उसका जो टेंसेस वगैरह था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आगे हमारा टॉपिक्स है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी लगने के बाद इंडिया के अंदर क्या सिचुएशंस हुई या क्या उसके परिणाम निकले, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ द प्रेस सस्पेंडेड। जैसे ही क्या है इमरजेंसी लग जाती है इंडिया के अंदर, आपको पता है कि 25 जून 1975 को क्या है इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर दिया जाता है और उस डिक्लेरेशन के साथ ही क्या है कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती है। और जैसे ही बताया गया था कि आपको पिछले टॉपिक में कि इंडिया के अंदर जैसे इमरजेंसी को क्या डिक्लेयर किया जाता है, उसी दिन रात को 12 बजे क्या है जो प्रेसेस वगैरह है उनकी लाइट काट दी जाती है और 2 बजे के आसपास उनकी लाइट कट हो जाती है। और किसी भी जो प्रेस वगैरह है उनको मना कर दिया जाता है कुछ भी प्रिंट करने के लिए, और ये कहा जाता है कि आप प्रिंट करने से पहले गवर्नमेंट से प्रूव्ड होना क्या है ज़रूरी है, यानी कि उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस सस्पेंडेड, यानी जो प्रेस को इंडिया के अंदर फ्रीडम मिली हुई थी वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको सस्पेंडेड कर दिया जाता है, यानी कि इसके ऊपर मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी जाती है। सेंसरशिप एक तरह का लॉ है जिसके तहत क्या है मीडिया या प्रेस कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं कर सकती जो अगेंस्ट टू गवर्नमेंट हो, जो अगेंस्ट टू गवर्नमेंट व्यूज हो जिसके अंदर। तो इस तरह से क्या है जो प्रेस की फ्रीडम थी इंडिया के अंदर, जो उसकी डेमोक्रेटिक एक फीचर्स मानी जाती थी, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 न्यूज़पेपर के एग्जांपल दिए गए हैं आपकी बुक में, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट। ये 2 न्यूज़पेपर थे ऐसे जिन्होंने क्या है इस सेंसरशिप के अगेंस्ट क्या आवाज़ उठाई। काफ़ी सारों ने तो बंद ही कर दिया था कि इससे बेटर है हम कुछ समय के लिए क्या है गवर्नमेंट के साथ टेंशन पैदा करने की अपेक्षा क्या इसको बंद करके चले जाएं तो बेटर होगा। तो इसलिए क्या है सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया गया है। इन्होंने क्या कर दिया था, इसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई थी लेकिन इनको भी दबाने की कोशिश की गई। इसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह जो प्रिंट होते थे उनके ऊपर किसी का नाम वगैरह नहीं होता था कि किनके द्वारा इनको एडिटिंग किया गया, किनके द्वारा एडिटेड किया गया, उसकी जगह खाली जगह छोड़ दी जाती थी। तो इस तरह से क्या कैंपेन चल रहा था अपोजिशन के द्वारा, तो वो चीज़ें क्या है चलती रहती है इसके साथ में। तो कहने का मतलब है कि प्रेस की जो फ्रीडम थी वो क्या कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है एक तरह से। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड। दूसरा इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इससे पहले ये था कि आपने केस सुने होंगे 1973 के अंदर जो हुआ है, केशवानंद भारती का हुआ है, 67 के अंदर ये जो गोलकनाथ का हुआ था, उनमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है वो उनके फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल में, लिखा हुआ था कि जब इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, पोस्टपोन कर दिए जा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, जैसी इमरजेंसी लगती है सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई किसी के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता, पुलिस ज़बरदस्ती पकड़ सकती थी, किसी को बिना बताए पकड़ सकती थी, ऑफिसर्स को पावर ज़्यादा दे दी गई थी, यानी सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई थी। तो इस सिचुएशन के अंदर फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो जाते हैं। लीडर्स अरेस्टेड, इसके अलावा जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको क्या है अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको बताया कि प्रोविडेंट डिटेक्शन का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर क्या है लगभग क्या है बड़े बड़े जो 676 लीडर, जिसमें जेपी नारायण है, भारतीय जनसंघ के जो अलग से बड़े बड़े लीडर थे, सोशलिज्म के जो लीडर थे, उन सबको क्या है अरेस्ट कर लिया जाता है। इन लीडर्स को अरेस्ट कर, इसके अलावा कहा जाता है कि कम से कम 1,11,000 के आसपास लोगों को भी क्या है इसके तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी इस इमरजेंसी के दौरान क्या है उनको प्रिजन में, जेल में डाल दिया जाता है। तो बड़े बड़े लीडर को इसमें अरेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आरएसएस एंड जमात इलाही बैंड। तो ये दोनों क्या थे ऑर्गेनाइजेशन से। आरएसएस है वो हिंदुओं से है, आप सभी जानते हैं आरएसएस के बारे में। आरएसएस क्या है, हिंदुओं के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। और जमात इलाही है, जमात इस्लामी जो है वो क्या है एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बैंड कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर क्या है किसी तरह का इंटरफेयर करते हैं, और दोनों के दोनों क्या है रिलीजियस हैं, दोनों के दोनों क्या है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो इसलिए क्या है इन दोनों को बैंड कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, यानी इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो किसके अकॉर्डिंग हो, रिलीजियंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इन दोनों को क्या है बैन कर दिया जाता है। अवार्ड वर रिटर्न बाय द राइटर्स।
ये अभी नरेंद्र मोदी के टाइम में भी चला था, जब नरेंद्र मोदी ने क्या है हमारी इकोनॉमी की गिरती चली जाती है तो कुछ लीडर्स राइटर्स वगैरह होते हैं वो अपने क्या अवार्ड वापस कर देते हैं। तो उस टाइम भी क्या है ये एक गवर्नमेंट की क्या मानी जाती है, नाकामी मानी जा सकती है कि जब कोई राइटर्स वगैरह अपने अवार्ड वापस करता है तो उस समय भी क्या है अवार्ड क्या कर दिए जाते हैं, रिटर्न कर दिए जाते हैं राइटर्स के द्वारा। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पद्मश्री जैसे जो काफ़ी बड़े अवार्ड्स होते हैं इंडिया के अंदर, फणेश्वर नाथ रेणु जो एक हिंदी साहित्य की क्या माने जाते हैं, एक हिंदी साहित्य के अच्छे राइटर माने जाते हैं। इसके अलावा शिवकरम कारनाथ है, वो भी क्या है इन्होंने क्या अपने पद्मश्री के जो अवार्ड हैं इन राइटर्स के द्वारा वापस कर दिए जाते हैं। और ये किसके अगेंस्ट होते हैं, इमरजेंसी के अगेंस्ट होते हैं। ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी इस तरह की क्या करती है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करती है। तो इस तरह से क्या है राइटर्स के द्वारा अवार्ड वापस कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोविडेंट डिटेक्शन। ये पहले ही बताया, निवारक नज़रबंदी, यानी निवारक नज़रबंदी कानून लगा दिया जाता है। इसके तहत क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें बिना बताए किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। उस व्यक्ति को बताने, एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, एक किसी स्टूडेंट को अरेस्ट कर दिया जाता है और उसके बारे में उसके फादर FIR लिखवाने जाते हैं, तो उस समय FIR भी नहीं लिखवा सकते क्योंकि पुलिस किसी को भी क्या अरेस्ट कर सकती थी इस तरह के मूवमेंट के अंदर इमरजेंसी के दौरान। तो कुछ लंबे समय के बाद पता चलता है कि उसकी स्टूडेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब पुलिस उनको क्या करती है, जब जेल के अंदर उसके साथ मारपीट वगैरह की जाती है तो उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है। तो उस बात को लेकर भी काफ़ी इशू उठता है महाराष्ट्र के अंदर। तो इस सिचुएशन के अंदर यानी कि कहने का मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन लागू कर दिया जाता है, निवारक नज़रबंदी, जिसके द्वारा किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, किसी को भी क्या पकड़ा जा सकता था बिना उसके बताए। और सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है कि जो पार्लियामेंट है यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, आर्टिकल 21 अब नहीं है ये, उसके बाद जो 46 अमेंडमेंट में चेंज कर दिया गया था, इसमें क्या होता है राइट टू लाइफ होता है, आपका जीवन का अधिकार होता है। तो उन्होंने कहा था कि बाकी फंडामेंटल राइट को तो कर ही सकती है, बाकी के ऊपर तो है ही नहीं, इस आर्टिकल को भी पोस्टपोन कर सकती है। ये भी आर्टिकल नहीं, यानी आपका खुद का जीवन भी क्या है आपका नहीं होगा अगर इमरजेंसी लगती है तो। उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि AN राय, आपने पीछे पढ़ा था ना, AN राय को क्या बना दिया जाता है, अभी चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। और वो जो किसके साथ थे, इंदिरा गांधी के साथ थे। तो जो इंदिरा गांधी चाहती थी वही उनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक कि क्या आर्टिकल 21 को भी क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर लोगों के पास किसी तरह का कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं था, ना किसी तरह की रिट्स थी, यानी रिट्स भी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। जो रिट्स अब मैडम इस तरह की रिट्स लगाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो रिट्स क्या हो जाती है, बैंड कर दी जाती है। यानी हम और रिट्स का कोई भी फ़ायदा किसी भी कोर्ट में उठाया नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कोर्ट है, उस रिट्स के एवेज में क्या है डिमांड नहीं कर सकती अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो सारे के सारे रिट्स को बैंड कर दिया जाता है और आर्टिकल 21 तक को क्या है पोस्टपोन कर दिया जाता है, यानी कि लोगों को किसी तरह का कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। इसके साथ ही एक क्या है 42th अमेंडमेंट किया जाता है, 42वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है। इसके बारे में आप काफ़ी सुन चुके हो, कई बार आपकी SST की बुक में 9th 10th में भी आया होगा, 11th में भी क्या है अमेंडमेंट के बारे में टॉपिक है, उसमें भी पढ़े क्या आपने कि 42th अमेंडमेंट 1976 के अंदर क्या है इमरजेंसी के दौरान क्या है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये 42th अमेंडमेंट है। इसमें 2 बड़े फैसले, वैसे तो बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या एक फैसला लिया जाता है। एक तो क्या है लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो क्या है 5 साल से बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, 6 साल कर दिया जाता है, 6 ईयर कर दिया जाता है। ये क्यों किया इंदिरा गांधी ने, एक तो क्या कि इलेक्शन कम करवाने पड़ेंगे, दूसरा क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया था, ये कहा था ना कि इलीगल है। तो इसके कारण क्या है उन्होंने कहा कि अगर हमारा 1 साल और लोकसभा का बढ़ जाएगा तो जो इलेक्शन किस में होने थे 76 में होने थे वो कहाँ चले जाएंगे 77 में चले जाएंगे, और लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि इमरजेंसी लगाई गई है, यानी कि उनका टाइम पीरियड ही 1 साल बढ़ा दिया गया। तो इसलिए ये कर दिया जाता है। दूसरा क्या है इलेक्शन नॉट चैलेंजेस इन हाई कोर्ट, और ये बोल दिया जाता है कि अगर किसके इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, PM के इलेक्शन, इन इलेक्शंस को या लोकसभा मेंबर के इन इलेक्शंस को क्या नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इनके लिए एक क्या है कमेटी बनाई जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा कमेटी, और उन्हीं के अंदर क्या है इनको चैलेंज किया जा सकता है। इनको इलेक्शंस को किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अगर ये कानून पास हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, पास हो क्या जाता है हो गया था
पास कर दिया गया था। तो इसके कारण क्या इंदिरा गांधी किस फैसले से बच जाएगी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उस फैसले से क्या थी, बच सकती थी, क्योंकि कोर्ट के अंदर ही गया था वो फैसला। तो इसलिए क्या है, इंदिरा गांधी ने ये दो, इसके अलावा तो बहुत सारे हैं 42 दफा हमारी प्रिबल के अंदर क्या है चेंजेस किया गया। तो लेकिन आपके सिलेबस इस चैप्टर से रिलेटेड दो ही हैं कि एक तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड टेन्योर था उसको 6 ईयर कर दिया जाता है, और दूसरा हाई कोर्ट के अंदर क्या है चैलेंजेस, जो इलेक्शन के लिए चैलेंजेस थे उनको मना कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें किस में देखने को मिलती है, इमरजेंसी के टाइम में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और लोगों के ऊपर कानून ना दिया जाए, जिस तरह आप पोटा के बारे में सुनते हो, इस तरह के क्या है, एक मीसा भी क्या था जिसको बाद में बंद किया गया, मीसा भी एक था इस तरह का एक लॉ था, जिसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना बताए अरेस्ट किया जा सकता है, उसको टेररिज्म एक्टिविटी के अंदर डाला जा सकता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है, जेल दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या उसको बताना ज़रूरी नहीं है। यानी ये अगर किसी के ऊपर मीसा लग जाता है, पोटा भी इसी तरह का कानून था लेकिन पोटा को भी बाद में बंद कर दिया गया, अगर किसी के ऊपर इस तरह का मीसा लग जाता है तो वो उस व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो रीट्स होती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी लोगों के ऊपर मीसा एक्ट लगाया जाता है, यानी इस एक्ट के तहत क्या है उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हैं इमरजेंसी के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो इसके हैं आपके पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 के आसपास पॉइंट बनते हैं। अगर 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसका बैकग्राउंड के साथ में इमरजेंसी की थोड़ी सी हिस्ट्री और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप पूछ सकते हो। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इमरजेंसी बताइए 6 मार्क्स के अंदर, तो इस तरह से क्या है आपके ये थे जो इमरजेंसी के टाइम पीरियड के दौरान, जैसे इमरजेंसी हमारे इंडिया के अंदर रही थी तो उस दौरान ये चेंजेस हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी निकलता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।